समय हो चुका है हमारे खास शो जनता का सवाल का। आज करेंगे एक अहम मुद्दे पर चर्चा। आर्मी चीफ एमएम नरवणे की जिस किताब को लेकर संसद में 2 दिनों से हंगामा हो रहा था, राहुल गांधी बुधवार को वही किताब लेकर संसद पहुंचे। उन्होंने कहा है कि अगर आज पीएम आए तो उन्हें यह किताब दूंगा। राहुल ने किताब का वो पेज खोलकर भी दिखाया जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से कहा था कि जो उचित समझो वो करो। राहुल ने कहा कि सरकार और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि किताब का अस्तित्व नहीं है। देखिए ये किताब रही। राहुल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आज लोकसभा में आने की हिम्मत करेंगे। अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो मैं खुद जाकर उन्हें ये किताब सौंपूंगा ताकि वो पढ़ सकें और देश को इसके बारे में पता चल सके। दरअसल संसद के बजट सत्र के दौरान बुधवार को उस वक्त सियासी तापमान अचानक और बढ़ गया जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आमने सामने आ गए। बता दें कि कांग्रेस के कुछ सांसदों ने बजट सत्र के छठे दिन संसद के मकरध्वज के पास प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को पास से गुजरते देखकर कहा कि देखो एक गद्दार आ गया, देखिए इसका चेहरा। राहुल गांधी ने हाथ मिलाने की भी कोशिश की लेकिन हेलो बोला और बोला कि हेलो भाई मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, आप वापस यानी कि कांग्रेस में आ जाओगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि देश के दुश्मनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और संसद परिसर में यह पूरा घटनाक्रम कैमरों में कैद हो गया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। और ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे को लेकर एक तरफ वो किताब, दूसरी तरफ राहुल गांधी का रवनीत बिट्टू को गद्दार कहना, दोनों को लेकर सियासत एक बार फिर से गरमाई हुई है। एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, राहुल गांधी पर आरोप लगा रहा है कि सिखों के साथ हमेशा से कांग्रेस ने नाइंसाफी की है। दूसरी तरफ लगातार यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या सत्ता पक्ष के तमाम लोग इस किताब से बचते हुए आ रहे हैं। इस पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। क्या कुछ कहा गया, चलिए एक एक करके सुनवाते हैं। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। गवर्नमेंट हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Naravane book. नारावणे जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है जो लद्दाख का जो अकाउंट था। और मुझे कहा गया है, सॉरी ये रहा, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। मैं उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है। पहली किताब यह है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। में आ रही है, सुनी जा रही है, तो वो क्या है, यही जब मैं पार्टी में था वो समझते हैं भी सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। मेरे पिताजी ने शहादत दी, तो मेरी पार्टी में यही लड़ाई थी भी मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह, जो आपने आग लगाई थी पंजाब में, ये कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली ने आग लगाई। हमारे सबसे बड़े गुरुद्वारा, पवित्र गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी के वहां पे अंगों में गोली लगी, दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में, और ढह ढेरी कर दी। और हजारों सिखों को, पंजाबियों को इन्होंने निशाना बना बना के उनका कत्ल करवाया, हमारी बहनों माओं के साथ मर्डर करवाया। मैं वही कह रहा हूँ, मर्डर करवाया। तो ये, और मेरे दादाजी थे, इनको यही तकलीफ थी भी अगर राजीव गांधी जी का नाम शहीद लेना पड़ता है तो साथ में
शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता है। मैं भी उस परिवार से आता हूं, ये तकलीफ है। कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हुए हैं। कांग्रेस 84 में भी जो नरसंहार हुआ तब भी उस सिखों को गद्दार कहती थी, और आज 2026 में भी उस सिखों को गद्दार कह रही है, जबकि सिख वो कौम है जो इस देश के लिए शहादत देता है, एक बहादुर कौम है जिसने त्याग और बलिदान दिया है। ऐसे समुदाय को गाली देना, ऐसी कौम को गाली देना, ये राहुल गांधी की मानसिकता दिखाता है। मान्यताओं परंपराओं को तोड़ते हुए जो घटियापन दिखाया गया है, आधुनिक भारत के निर्माता प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जिन्होंने अपना कतरा कतरा इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, भारत की प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी आतंकवाद से लड़ते हुए, उनके बारे में जिस घटिया शब्दावली का प्रयोग किया गया उसका प्रतिवाद करते हुए राज्यसभा में नेता विरोधी दल ने कहा है कि इन पर प्रधानमंत्री मोदी जी क्षमा याचना करें, माफी मांगे, और जब इस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो संपूर्ण सदन का लोगों ने बहिष्कार किया है पूरे दिन के लिए। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी अपनी महत्वपूर्ण बातें रखना चाहते थे, और देश के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, और फिर चीन बॉर्डर या चाइना बॉर्डर का सवाल हो तो और महत्वपूर्ण बन जाता है। समाजवादियों ने समय समय पर सरकारों को ये बात रखी है, पाकिस्तान से ज्यादा हमें सावधान रहना पड़ेगा चीन से, क्योंकि चीन की गिद्ध जैसी नजर हमारी सीमा पर बनी रहती है, और कई मौकों पर हमने देखा है आजादी से लेकर के अभी तक बड़े पैमाने पर चीन ने जमीन छीनी है। भारत की बहुत सारा हिस्सा जो भारत का था वो चीन के पास चला गया। तो एक तरफ नरवणे साहब की किताब जिसको लेकर सदन में लगातार हंगामा मचा हुआ है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी को रवनीत बिट्टू को गद्दार कहना, इसको लेकर सियासत तेज हो गई। लेकिन 3 सवालों के साथ करेंगे चर्चा की शुरुआत। पहले सवालों पर नजर डालते हैं कि राहुल ले आए असली किताब, सरकार देगी क्या जवाब? क्योंकि लगातार सदन में कहा जा रहा था कि अनपब्लिश्ड किताब को कोट किया जा रहा है, और अब राहुल गांधी वही किताब लेकर आए हैं। क्या उस पर जवाब सरकार देगी? क्या राहुल गांधी का मंत्री रवनीत को गद्दार कहना सिख समाज का अपमान है? क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से सिख समाज को गद्दार कहा है, पूरे समाज को ये एक अपमान है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रवनीत बिट्टू को गद्दार कहना पूरे सिख समाज का अपमान है? तीसरे सवाल पर नजर डालते हैं कि किताब वर्सेस किताब की लड़ाई, राहुल लाए एक किताब, बीजेपी ने गिनाई 100 किताब। आपने कल देखा होगा निशिकांत दुबे ने एक के बाद एक तमाम किताबों का जिक्र कर दिया और कांग्रेस का इतिहास को फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी रक्षा जो एक किताब है राणे साहब की, नरवणे साहब की, उसको लेकर आए और कहा कि ये अनपब्लिश्ड किताब ये अब लेकर हम आ गए हैं, क्या अब इस पर जवाब दिया जाएगा? दूसरी तरफ निशिकांत दुबे ने कहा कि एक किताब नहीं 100 किताबें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस का पूरा इतिहास लिखा हुआ है, और इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। देश भर के लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस किताब में ऐसा क्या है जो इसको पब्लिश नहीं किया गया है। क्या है पूरा ये मामला? आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब, जिस किताब को लेकर संसद पहुंचे थे और उसको लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी बुधवार को फिर से वही किताब लेकर संसद पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर आज PM आए तो उन्हें यह किताब दूंगा, भेंट करूंगा ये किताब। राहुल ने किताब का वो पेज भी खोलकर दिखाया जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से कहा था कि जो उचित समझो वो करो। राहुल ने कहा कि सरकार और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि किताब का अस्तित्व ही नहीं है। देखिए ये वो रही किताब जिसका ये कहा जा रहा है कि वो किताब अनपब्लिश्ड है, पब्लिश ही नहीं हुई है।
वो किताब लेकर राहुल गांधी संसद पहुंचते हैं और वो उस किताब को लहराते हुए सदन से बाहर भी निकलते हैं। मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की और वो दिखाया कि कैसे ये वही किताब है जिस किताब को कहा जा रहा था, खुद रक्षा मंत्री कहते हुए नजर आए थे कि अनपब्लिश्ड किताब है, क्या वो किताब सामने आप लेकर आ सकते हैं? तो वो अब राहुल गांधी लेकर कर पहुंचे थे सदन में, जिसको लेकर वो कहते हुए नजर आए हैं कि ये रही किताब कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री आज लोकसभा में आने की हिम्मत ही नहीं करेंगे, अगर करेंगे, अगर आते हैं वो, तो मैं खुद जाकर उन्हें ये किताब दूंगा, ये किताब सौंपूंगा ताकि वो इसे पढ़ सकें और देश को इसके बारे में पता चल सके। दरअसल संसद के बजट सत्र के दौरान बुधवार को उस वक्त और सियासी तापमान बढ़ गया। अचानक से सियासी तापमान बढ़ा जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आमने सामने आ गए। बता दें कि कांग्रेस के कुछ सांसदों ने बजट सत्र के छठे दिन संसद के मकर द्वार के पास प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को पास से गुजरते देखकर कहा कि देखो एक गद्दार आ गया, देखिए इसका चेहरा। राहुल गांधी ने हाथ मिलाने की भी पेशकश करते हुए कहा कि हेलो भाई, मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, आप वापस कांग्रेस में आ जाओगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि देश के दुश्मनों से मेरा कोई लेना देना नहीं। और संसद परिसर में ये पूरा घटनाक्रम कैमरों में कैद हो गया, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ सत्ता पक्ष के तमाम सांसद इसको लेकर प्रदर्शन भी करते नजर आए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी सिख विरोधी हैं, क्योंकि सिख समाज को लेकर पहले भी उनकी पार्टी पर तमाम आरोप लग चुके हैं, सिख दंगों को से जोड़कर इसको अब देखा जा रहा है। तो सवाल ऐसे में कई उठ रहे हैं कि एक्चुअल में क्या इस किताब को अब सदन में रखा जाएगा, इस पे चर्चा की जाएगी, क्योंकि एक तरफ गृह मंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री, दोनों लोगों ने कहा था कि वो अनपब्लिश्ड किताब है जिसको कोट किया जा रहा है, जिसके कुछ आर्टिकल्स को कोट किया जा रहा है। अब ऐसे में वही किताब लेकर राहुल गांधी कल सदन पहुंचे थे और उसके बाद वो बाहर भी लहराते हुए नजर आए, मीडिया के सामने वो किताब रखे, उसके कुछ पॉइंट्स भी उन्होंने रखे कि कहा गया था सेना से जो आप जो उचित समझे वो करें। तो ऐसे में सवाल एक के बाद एक तमाम उठ रहे हैं कि अब इस पूरे मुद्दे को कैसे देखा जाए। एक तरफ सिख समाज का अपमान करने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इसको सिख दंगों से जोड़कर देखा जा रहा है और आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रही है, पहले भी वो सिखों का अपमान कर चुकी है। और इसी पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं कि करके सभी का तारुफ करवा देते हैं आपसे। और डॉक्टर रोहित सक्सेना भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष सैनी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कर्नल रिटायर्ड हैं टीपी त्यागी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जोशी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। टीपी त्यागी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं इस चर्चा की, क्योंकि आप बड़ा बारीकी से इस पर नजर रखते हैं। सर, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस किताब को देश के रक्षा मंत्री कहते हुए दिखाई दिए कि ये किताब कहीं पब्लिश नहीं हुई है, जो चीज आप सदन की पटल पर रख रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। अब राहुल गांधी वो ऑथेंटिक सोर्स खोज कर ले आए, क्या आपको भी लगता है कि अब इस पर बहस होनी चाहिए? देखिए, वो किताब ऑथेंटिक मान लीजिए कि ऑथेंटिक है और मान लीजिए कि उसमें जो कुछ लिखा है वो पूरी तरह से ही है, लेकिन उसके बाद भी कोई इशू ही नहीं बनता। इशू क्यों नहीं बनता, मैं आपसे 2-3 एग्जांपल दूंगा। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारी मीटिंगें हुई, नेवी की, आर्मी की, एयरफोर्स की, अलग-अलग तीनों की मिला के, सीडीएस के साथ, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ये कहा गया कि हम फौज को खुली छूट देते हैं, वो प्लानिंग करें और एक्शन लें। यानी अगर फौज को खुली छूट दी जाती है और ये कहा जाता है कि जो तुम ठीक समझो वो करो, इसका मतलब आप अपनी फौज के ऊपर विश्वास जता रहे हैं और आप में वो ताकत है कि किसी चीज को खुद करने की बजाय आप फौज के कमांडर को दे रहे हैं, क्योंकि टैक्टिकल लेवल के ऊपर सिचुएशन कैसी है इसका सही जायजा
दिल्ली में बैठा हुआ कोई जनप्रतिनिधि नहीं ले सकता। इसका जायजा फौजी ऑफिसर जो वहां पे है वो ही ले सकता है। दूसरी बात कि ऑपरेशन सिंदूर में इस तरह के डेलीगेशन को करना सरकार के निर्णय शक्ति का सीधा साधा प्रूफ है। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। यहाँ तो कह दिया गया कि चलो जो आपको अच्छा लगता है वो करो। अब मैं एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ जहाँ ये भी नहीं कहा गया। 1967 उस समय किसकी सरकार थी मैं नहीं जानता, जो बड़े लोग हैं मेरे साथ बैठे वो जानते होंगे कि 1967 में नाथुला पास के ऊपर चाइना के जब हम वहां पर बार फायर की फेंसिंग लगा रहे थे, हम गोली चला दी और हमारे 80 जवान उसमें शहीद हो गए। 80 उस समय ये ऑर्डर्स थे कि वहां पे आर्टिलरी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहां पे जो तैनात थे वो थे जनरल सगत थे। जनरल तो एक लीडरशिप की क्वालिटी को दिखाता है। मैं एक लीडर हूँ, मैंने लड़ाई लड़ी है, मैं वीर चक्र प्राप्त हूँ। मैं जानता हूँ कि ऑन द स्पॉट ऑफ द सिचुएशन जब युद्ध चल रहा होता है तब कोई बड़ा जनप्रतिनिधि प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट उसको पता नहीं होता कि सिचुएशन कितनी फ्लूइड है। हम लोगों को स्वयं टैक्टिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं। लिहाजा इस किताब में जो कुछ लिखा है उन्होंने जनरल नरवणे ने अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कि मेरे पास तो पता नहीं था, टैंक बिल्कुल नजदीक आ गए थे, फिर 1 किलोमीटर दूर थे, फिर 500 किलोमीटर दूर रह गए। मैंने डिफेंस मिनिस्टर को फोन किया, एक्सटर्नल मिनिस्टर को फोन किया, एनएसए को फोन किया, अरे और फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात करके जवाब दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है जो उचित समझो वो करो। कितना करेक्ट डिसीजन है। सर सुनिए ना, अच्छा सुनिए ना सर, एक सवाल है कि एमएम नरवणे साहब कोई आम आदमी तो है नहीं, रिटायर्ड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं और वो इस बात को नकार भी नहीं रहे हैं कि किताब मैंने लिखी है और इस किताब के जो अंश प्रकाशित नहीं हुए हैं या जो किताब नहीं प्रकाशित हो रही है तो उनको लेकर अगर ये कहा जा रहा है कि भ्रम पैदा कर रहा है तो आपको लगता है कि ये किताब, इसका मतलब मैंने जो कुछ आपको कहा आपने सुना ही नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नरवणे ने जो कहा सही कहा। हाँ। लेकिन ये जो सही कहा ये उन्होंने अपनी लीडरशिप के अंदर विश्वास दिखाया है, बजाय इसके कि जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है किताब हमारी लीडरशिप तो कमजोर थी। अरे अपनी ताकत को दूसरे को देना, ये कहना कि चलो और माई भी आप जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, और ये लॉजिकल भी है, रीजनेबल भी है। तो हम इस किताब के बारे में कुछ नहीं करें, हम तो कह रहे ठीक लिखा उन्होंने। और जो उन्होंने कुछ बातें उसमें लिखी हैं उनसे कभी कभी ऐसा लगता है जिसे हम कहते हैं ब्रैगिंग, यानी कि अपने बारे में ज्यादा दिखाना। मैंने पूछा, मेरे को जवाब नहीं मिला, मेरे लिए वो एक हॉट पोटैटो था, एक गरम आलू था, मैं क्या करता ऐसे में, मुझे डिसीजन लेना पड़ा। अरे तुमको डिसीजन लेने के लिए तो बनाया गया है, वरना लड़ने के लिए तो हम जैसे जूनियर ऑफिसर या सिपाही है। क्या कमाल की बात कर रहे हैं, और पूरा का पूरा पार्लियामेंट के जितने लोग हैं वो सब कर रहे हैं हाँ जी किताब में पता नहीं क्या बड़ी बात होगी। अरे भाई बिल्कुल ठीक हुआ है, पहले तो ये भी नहीं होता था। यहाँ कम से कम उन्होंने ये तो कहा कि जो ठीक समझो वो करो। पुराने
हमारे जमाने में 1967 का मैंने उदाहरण दिया, ये भी नहीं कहा गया जो तुम ठीक समझो वो करो, मगर फिर भी हमारे कमांडर ने एक्शन लिया। सो हु विल टेक एक्शन? अगर उसने नरवणे ने एक्शन लिया है, जनरल नरवणे सर ने एक्शन लिया है, बड़ी अच्छी बात है, उनके लिए धन्यवाद। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो बाहर निकाल दिए जाते भाई, और उनका काम क्या है? डिसीजन ही तो लेना है। तो इसमें मुझे तो सर आपको लगता है कि इस किताब को इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए, या जितना हंगामा हो हल्ला हो रहा है इसको इतना देने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूँ तो कॉमन सेंस के विरुद्ध है। मैं रीजन दे रहा हूँ, मैं लॉजिक दे रहा हूँ, मैं जबरदस्ती कोई बात नहीं कह रहा। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, ऑपरेशन सिंदूर का 1967 का। ऑपरेशन सिंदूर में भी कहा गया कि ओके यू टेक एक्शन एट ए टाइम एंड प्लेस ऑफ योर शूटिंग एंड एज यू डीम फिट। नाउ दिस इज कॉल्ड डेलीगेटिंग द रिस्पांसिबिलिटी। सिमिलरली 1967 में तो ये भी नहीं कहा गया कि आप एक्शन ले लो, उसके बावजूद एक्शन लिए गए बिकॉज दे वर नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। अगर जनरल नरवणे ने इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन वो कोई एक्शन लिया है। बिल्कुल सर, आपने बहुत आसान शब्दों में समझा दिया है। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन रोहित सक्सेना हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित जी, सदन में कहा जा रहा था कि ऑथेंटिक कोई चीज नहीं है, आप एक किसी को कोट कर रहे हैं, एक आर्टिकल को कोट कर रहे हैं, बुक जो है वो पब्लिश नहीं हुई है। अब राहुल गांधी लेके आ गए कि लीजिए भैया ये थी वो बुक। क्या अब आपको लगता है कि इस पे चर्चा होके सारी तस्वीरें साफ हो जानी चाहिए? रोहित जी। हर हर महादेव, वंदे मातरम आर्य जी। जी जी। मुझे लगता है हम लोग जो आज चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ये है कि राहुल गांधी जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने सदन में जो कार्य किया वो वैधानिक था अथवा नहीं। किताब की सत्यता क्या है क्या नहीं, ये विषय ना मेरा हो ना हमें लगता है हम में से कोई इस बात को प्रूव कर सकता है कि सही या गलत है। हम लोग अपना अपना मत दे सकते हैं अपनी विचारधारा के अनुसार। अब मैं बात करता हूँ संसदीय प्रक्रिया की, और मैं इसको इसलिए बेहतर समझा सकता हूँ। मैंने 2 साल पार्लियामेंट कवर किया, पार्लियामेंट बिजनेस को कवर किया, अफेयर्स को कवर किया। लोकसभा का जो रूल है 349 वो बहुत कैटेगरिकली डिफाइन करता है कि कोई भी किताब सदन में, अखबार, दस्तावेज जो प्रकाशित नहीं हुए वो पढ़े नहीं जा सकते। वो सामग्री जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो वो ही दे सकती, जिस पर कोई अप्रूवल पेंडिंग ना हो। जैसा कि कहा जा रहा है इसका अप्रूवल अभी तक उनको मिला नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि जब भी सदन में कोई बोलने की बात रखता है, अपने प्रश्न रखता है, वो सदन में एक दिन पहले लोकसभा स्पीकर की अनुमति के लिए जाते हैं कि मैं कल इस विषय पर चर्चा करूंगा। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और मुझे लगता है उनको इन सारे रूल्स का हवाला पता होगा और बहुत समय सांसद भी रहे। रोहित जी, विपक्ष कहता है कि सारे रूल, सारे रेगुलेशन विपक्ष के लिए ही होते हैं। आप लोगों की तरफ से अगर कोई बोलना चाहे, किसी को कोट करना चाहे, कर सकते हैं। 2020 में भी ओम बिरला जी की तरफ से कहा गया था कि आप कोट कर सकते हैं। आरोप लगाता है विपक्ष कि सारे रूल और रेगुलेशन विपक्ष के लिए ही क्यों बने होते हैं। आप इसके काउंटर नहीं, अगर आप इसके काउंटर पार्ट की बात करते हैं तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, निशिकांत दुबे जी ने जितनी किताबों का हवाला दिया वो सारी डोमेन, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, पब्लिश्ड है। उन पर कोई भी अप्रूवल पेंडिंग नहीं है, किसी विभाग का अप्रूवल पेंडिंग नहीं है। तो फॉर्मूला शुड बी साइंटिफिक। एप्पल शुड कंपेयर विद एप्पल ओनली, इट शुड नॉट कंपेयर विद द ऑरेंज। यदि आप किसी ऐसी, अभी मान लीजिए मैं सदन में जाके खड़ा हो जाऊं या यही कह दूं भाई राहुल गांधी की शादी किसी देश की जॉन से हुई है, मेरे कहने से होता है क्या? मैंने क्या उनसे जानने की कोशिश करी? क्या उससे संबंधित दस्तावेज मेरे पास है? क्या उस पर कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं है? कोई कहीं पे लिटिगेशन तो नहीं है इस मामले को लेकर के कि मैं कुछ भी बोलूंगा? वो सदन है। और देखिए सदन की एक एक चीज आपने देखा होगा, सदन चलते समय जब भी कोई ऐसा विषय आता है जो कि नॉन पार्लियामेंट्री होता है या शब्द आता है, तो जो उस समय का पीठासीन अधिकारी होता है वो कहता है ये संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, यानी इसको हटा दीजिए, यानी ये सदन के दस्तावेजों में नोट नहीं होगा। तो बहुत आसान चीजें, ये तो हम लोग बहुत आम दिन चाल बोलचाल की भाषा में सुनिए ना रोहित जी, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात। अगर पार्लियामेंट चलती किस लिए है? जनता के मुद्दों को लेकर बात करना, तमाम रूल रेगुलेशन बनाना, और ऐसे में पिछले 6 दिन से, पिछले 7 दिन से पार्लियामेंट कितना चल पा रहा है?
तो आपको नहीं लगता है कि अगर राहुल गांधी कुछ एलओपी हैं, वो कोई बात जानना चाहते हैं, किसी किताब पर डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसकी तस्वीरें साफ हो जानी चाहिए। वो जो किताब लेकर आए उस पर भी उस तस्वीरें साफ कर दीजिए और बाद बाकी इस कार्रवाई को चलने दीजिए। आर्या जी, फिर मैं कह रहा हूं प्रक्रिया समझिए। मुझे सवाल पूछना, मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन उसके लिए मुझे वो चीज सदन में प्रस्तुत करनी होगी, स्पीकर की अनुमति लेनी होगी। तो गए वो किताब। एक मिनट रुकिए, तो पहले पूरी बात लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, ताकि उससे संबंधित जो मंत्री हो वो जवाब देने के लिए सदन में उपस्थित हो। निशिकांत दुबे जी ने जो किताबों के सोर्सेज जो रखे हैं, क्या उसके लिए उन्होंने परमिशन ली थी? तो वो तो पब्लिश्ड है, वो तो पब्लिश्ड है। फिर ये अगर पब्लिश नहीं है तो ये किताब कहां से आ गई? राहुल गांधी ले आए, कह रहे लोग ये किताब लेके आ गए, जिस किताब की डिमांड कर रहे थे आप लोग। देखिए, राहुल गांधी जी के साथ क्या है कि बाहर चिल्लाते हैं कि एसआईआर में गड़बड़ी हुई, चुनाव आयोग कहता है लिखित। ठीक है रोहित जी, आते हैं आपके पास, जवाब ले लेते हैं इसका। हाँ ठीक है 30 सेकंड में बात रखिए। ठीक है बोलिए। उनसे कहा जाता आप लिखित दस्तावेज दे दीजिए, हम उसको प्रूव करेंगे। लिखित नहीं करना, पीसी में बोलना है, सदन के बाहर बोलना है। सदन में आप जब गए थे, आपने इस चीज का हवाला किया था। आप सदन से डिमांड करते ना कि मुझे इस पर चर्चा करनी, एक दिन दिया जाए। 33% से कम सदन चली है बजट सेशन की, और 2025 का अगर मैं हवाला दूं 111% चली है सदन। तो जब आप सदन ही नहीं चलने देंगे तो जनता के मुद्दे कहां उठाएंगे? सर बात वही हो जाती है, विपक्ष भी वही आरोप लगाता है कि आप विपक्ष अगर किसी चीज के लिए खड़ा होता है तो उसको बोलने ही नहीं दिया जाता है। लगातार राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि परमिशन वो मांगे तो मांगे कैसे, उनको बोलने ही नहीं दिया गया। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। रुकिए, ठीक है आशीष जी, अगर राहुल गांधी किसी बुक को लेकर आए हैं, किसी भी अनऑथेंटिक सोर्स से, किसी विश्वसनीयता को, और कौन जानता है कि उसकी विश्वसनीयता क्या है, जो राहुल गांधी किताब लेकर आए, कैसे मान ली जाए कि जो किताब पब्लिक डोमेन में नहीं है वो आपके पास कैसे आ गई? ये वही किताब है, कैसे मान ली जाए? आशीष जी। जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, और हमारे जो दो पैनलिस्ट हैं, हमारे सेनाधिकारी बैठे थे, उन्होंने अपनी एक बात रखी, और मैं उसी बात को आगे और कंक्लूड करता हूँ। आप ये एक बात तय मान लीजिए कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को लेकर चुनाव की रैलियों से लेकर संसद के भाषणों में और लाल किले से दिए गए भाषण में चीन को लाल आंख दिखाकर बात करने की बात की गई। क्या वो लाल आंख करने की बात में, क्या वो जब यथार्थ में जब जरूरत पड़ी, जब यथार्थ में जरूरत पड़ी, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने उस पर रिएक्ट किया? सवाल इस बात पर है। सवाल ना आरबी की प्रोसीडिंग पर है, ना संसद की प्रोसीडिंग पर है। बिल्कुल सीधा सवाल है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा, पूरे देश को विश्वास दिलाया कि चीन आएगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जब मुंह तोड़ जवाब देने का नंबर आया तो कह दिया कि जो आपको सही लगे आप कर लो। इसके पीछे कुछ चीज छुपी हुई थी। तो सर फ्री हैंड कर दिया ना सेना को कि जो उचित लगे आप करिए। टीपी त्यागी जी भी वही बोल रहे थे कि इतना फ्री हैंड तो कर दिया है, परमिशन दे दी, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हाँ मैंने परमिशन दी है, करिए जो करना है। अब ये कहने में और ये कहने में कि जो आपको उचित लगे वो कर दीजिए, तो बात तो वही हो गई ना सर, बात तो वही हो गई ना कि जो आपको उचित लगे। अब सर आशीष सर सुनिए ना, आशीष जी सुनिए ना, अब मैं एक पत्रकार हूँ, आशीष जी सुनिए ना, मैं एक पत्रकार हूँ। अगर हमारे हेड कहते हैं कि आपको डिबेट करना है, जो सवाल पूछना है आप पूछिए, तो यानी कि मैं फ्री हैंड हूँ ना, और वही कोट करते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं कि जो उचित लगे वो करिए। हाँ, कोई बात नहीं, आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए, जब आपकी पूरी हो जाएगी हो गई, जवाब दीजिए सर। हाँ, हो गया, अब ठीक सुन लीजिए। ये कहना, आपने मुझसे पूछा कि मेरे एक व्यक्ति आपका और मेरा दोनों का दुश्मन है, और आपने कहा कि क्या इस पर कार्रवाई कर दूं? अगर मैं कहता हूँ नहीं बिल्कुल कार्रवाई करो, यानी मैं उसका असंदर्भ ये है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जो आपको लगे आप करो, मेरा कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कारण क्या है? वह दूसरे वक्तव्य की बात की, इसलिए कहा कि चीन के साथ दाएं बाएं से आप दोस्ती कर रहे हो और सामने सामने धमकी भी दे रहे हो। आप चाहते हो कि चीन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ आप अहमदाबाद में बैठकर झूला भी झूले, और जब हमारे 20 सैनिकों की हत्या कर दी जाए तो उस पर जब कार्रवाई करने की बात आए तो हम सामने आकर कार्रवाई करने की बात बोलने के बजाय हम सेना के काम के पीछे छुपने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी आपके पास सर, आते हैं आपके पास। एक मिनट त्यागी जी, आप सुन लीजिए।
भारतीय जनता पार्टी शबल गेम खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की रैलियों में चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती है और टेबल पर जब उनसे बात होती है तो उनको कभी अपने कार्यालय में बुलाते हैं, कभी चीन के एजेंडे को लाते हैं, कभी चीन अरे को आशीष जी सुनिए मेरी बात, आशीष जी अच्छा सुनिए, आशीष जी सुनिए, अब आपको लगता है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है वो सेंसिटिव है या नहीं है? आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? नेशनल सिक्योरिटी का जो इश्यू है वो सेंसिटिव है या नहीं है? आप मानते हैं? आशीष जी मानते हैं या नहीं मानते हैं? जो राय आप मानकर सुनिए ना आशीष सैनी जी, हाँ बोलिए ना बोलिए, आप मानते हैं कि ये इशू बहुत सेंसिटिव है, तो ऐसे में आपको लगता है? आपके एजेंडे को नहीं मानता हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं मानता आपके एजेंडे। सवाल करना कोई एजेंडा नहीं होता आशीष जी, सवाल करना कोई एजेंडा नहीं होता है। नहीं चलेगा, सीधा सवाल पूछा गया है, सीधे सवाल का सीधा जवाब कि प्रधानमंत्री यदि यहाँ पर ये कहते हैं कि हम चीन के खिलाफ एक्शन लेंगे तो लेकर दिखाने के वक्त भागते क्यों हैं? हमने ना सेना पर बात की ना आर्मी। सर अगर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया जाता आप लोग सुनते नहीं है, आप हो हल्ला करते हैं सदन में। नहीं तो हो हल्ला तो आप कर रही है, वॉकआउट करना आपके पास, वॉकआउट करना सबसे बड़ा हथियार है विपक्ष के पास। आप सक्सेना जी को छोड़ दीजिए ना, आप पहले भी ये कर लेंगे, सक्सेना जी अच्छे नेता है, बढ़िया वक्ता है, पता है मुझे सर। सुनिए ना सर, सवाल करने सवालों से आप विपक्ष को इतना डर क्यों लगता है? आप लोग पर्सनल हावी होने लगते हैं। अगर सवाल करना भी इतना आपके प्रधानमंत्री, तो ये आपका डर है, ये हमारा डर नहीं है। आप एक तरफ तो दावा करते हैं कि चीन का हम इलाज कर देंगे, दूसरी तरफ चीन के साथ गलबैया करते हैं। आपकी पोल खुल रही है, आपने चीन के खिलाफ कुछ भी करने का काम नहीं किया, आपने चीन के सामने घुटने टेके। आशीष जी आपको लगता है कि चीन ने जमीन हथियाई है? आपको लगता है कि चीन ने जमीन हथियाई है? आशीष जी सुनिए ना, नरवाड़े साहब खुद कहते हुए नजर आए थे कि 1 भी इंच जमीन हमारी नहीं गई है, जिनकी किताब को आप कोट कर रहे हैं। आशीष जी आप ही बोल लीजिए, क्योंकि मुझे तो जरूरत लगता नहीं, जरूरत है बोलने की। आपको जवाब नहीं देना तो पर्सनल मत, आपके पास प्रश्न ही नहीं है, आप जब खुद से ही तय करके बैठे हुए काउंटर तो करेंगे ना सर। आशीष जी काउंटर तो करना पड़ेगा, ठीक है। विकास जोशी जी के पास आते हैं, ठीक है आशीष जी आते हैं आपके पास। आप जवाब देने से बचते हैं तो पर्सनल हावी होते हैं, ये विपक्ष की बहुत पुरानी आदत है, सभी लोग वाकिफ हैं। ओके आते हैं आपके पास। विकास जोशी जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। विकास जी आपको लगता है कि सदन में जो चर्चाएं होती हैं, जो कोई किताब को कोट करता है तो कोई आर्टिकल को कोट करता है, ऐसे में लगता है कि कानून का उल्लंघन है कि ये पार्लियामेंट बनी है, ये सदन बना है आम जनता की चर्चा करने के लिए, उनके मुद्दे चर्चा करने के लिए, उसके बजाय सब कुछ होता है? विकास जी आपने बिल्कुल अच्छा मेरे से प्रश्न पूछा कि संसद आखिर बनी क्यों और संसद में हमारे सांसद देश के आते क्यों हैं। हमारे देश के सांसद तब एक सुर में बात करेंगे जब इनके वेतन की बात होगी, जब इनके पक्ष के जो भी अधिकार अगर बढ़ाने की बात होगी तब सारे एक सुर में बात करेंगे। लेकिन जब जब देश की बात होगी, संसद चलने का टाइम पीरियड बहुत कम होता है। अभी अपने भाजपा नेता साथी ने भी बोला था कि पिछली संसद बजट सत्र की नहीं चल पाई, तो संसद नहीं चलने का कारण वही है, कैसे भी किसी भी तरीके से। अब होता क्या है कि विपक्ष का जो ऊधम है, अभी किताब वाला विषय है, किताब वाले विषय पर इसको इंसर्ट करने के लिए अगर राहुल गांधी जी ने ये मांग की है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, ठीक है, एक प्रश्नकाल में कोई थोड़ा समय देकर इस पर चर्चा कर ले, रक्षा मंत्री जी उसका जवाब दे दें, और इससे भी नहीं होता है तो जो नरवणे जी है अभी है मौजूदा देश में, तो एक बार वो स्पष्ट जानकारी दें। और रहा अभी किताब पेंडिंग में है, अभी सरवाइव नहीं हो पाई है, उसकी अथॉरिटी नहीं मिल पाई है, तो इस जब अथॉरिटी नहीं मिल पाई तो इस सबको आगे करने के लिए इसमें बचा क्या है, और इसी चीज को लेकर क्या है, जो संसद का सत्र जो है, सत्र पूरा इसी किताब को लेकर सारा बर्बाद हो जाएगा। देश की संसद चलाने के लिए कितना टैक्स पेयर लोगों का पैसा लगता है, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं होता है। और रहा पीडीएस अधिकारी, चाहे इसमें एनीबडी कोई भी हो, चाहे एलओपी जो गाते हैं राहुल गांधी जी हो, चाहे एनीबडी जो भी हो, तो उनको लेकर सीधे बाहर का रास्ते पर एक नियम के तहत, संसदीय नियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आज का दिन भी पूरा तुमने किताब को लेकर लगा दिया, तुम एविडेंस तो चर्चा के लिए आप जैसे सक्सेना जी ने बोला कि एक संसदीय नियम के लिए हमको कोई चर्चा करनी है तो उसका नियम होता है, एक दिन पहले आप किताब की कॉपियां जो भी पढ़ती है आपको दोस्तों, तो अभी क्या मतलब कि प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री, उन पर तुम उनको गिरफ्तार करते हो, उन पर पर्चे फेंकते हो, गोले बनाते हो, ये तो हमारे याद थे। मतलब एक देश का युवा, देश का नौजवान मतलब क्या सोचता होगा कि हमने शायद ऐसा होता है, वोटिंग के टाइम पर हमारी इच्छाएं कैसी हो गई होंगी कि हमने कैसे एक अनपढ़ जाहिल जैसे लोगों की एक संसद बना के दे दी है।
मतलब देश को, एक तो हम चाहते हैं कि हमारा देश यहाँ जाए वहां जाए, ऐसी इस तरीके से चर्चाएं होंगी, और लेकिन जब संसद की बात आती है संसद पर स्थितियां होती है। और अभी एक और मैं प्रवक्ता कांग्रेस साथी जो भाई है, अभी राहुल जी को आप बोलते हैं, राहुल जी एलओपी है ना, विपक्ष के बड़े नेता है और एक बड़े राजघराने से आए हुए हैं, मतलब एक पूर्वी कांग्रेसी नेता जो आज वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, उनको संसद में गद्दार बोलते हैं। मतलब मर्यादा आप देखिए, मतलब कैसी भाषा का प्रयोग होता है संसद, देश की संसद में। तो हमको नहीं लगता कि, शायद हमें ऐसा लगता है कि देश के जो संसद है, कुछ लोगों को संसद को अपने भारतीय संविधान और संसदीय कानून को करना चाहिए। बिल्कुल, संविधान की किताब को जेब में रखकर घूमने से, दिखाने से बिल्कुल। विकास जी सुनिए ना, विकास जी सुनिए ना, अगर कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है सदन के अंदर या फिर इस तरीके से सदन को चलने में रोका जाता है, तो उसके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो ये कहा जाता है कि सत्ता पक्ष के नंबर ज्यादा है, काउंटिंग ज्यादा है, इस वजह से विपक्ष के सांसदों पर कार्रवाई होती है। नहीं तो अच्छा, तो इसका मतलब जो देश का पैसा जो बर्बाद हो रहा है पर मिनट के हिसाब से, उसको बर्बाद होने दें, उसको काले झंडे लहराने के काम आएगा। फिलिस्तीन का बैग लेकर हम घूमेंगे संसद में, मतलब हम जो इसको लेकर घूमेंगे, और जहाँ एक सिर्फ बात आएगी, तो फिलिस्तीन का समर्थन मोदी सरकार ने क्यों किया? आप यूनाइटेड नेशन में समर्थन क्यों किया? अरे ये एक व्हाट्सएप मत पढ़िए, ये व्हाट्सएप का डाटा पढ़ने की जगह नहीं है। फिलिस्तीन और ईरान का समर्थन आपने किया या नहीं किया? आपकी सरकार ने फिलिस्तीन या ईरान का समर्थन किया या नहीं किया? केवल सरकारी भाषा मत बोलिए। फिलिस्तीन और ईरान का समर्थन किया या नहीं किया, मेरा एक सवाल। दूसरा सवाल, आशीष जी आपको सभी से प्रॉब्लम होती है। आशीष जी, जो भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है आपको उससे दिक्कत हो जाती है। आर्या चतुर्वेदी सवाल पूछ देती हैं तो भी दिक्कत। आशीष जी, अच्छा बताइए ना आशीष जी, किसी मंत्री को गद्दार कहना सही है क्या? तो गद्दार को गद्दार नहीं बोलेंगे तो क्या वफादार बोलेंगे? किसी मंत्री को, अच्छा सुनिए ना आशीष जी, जब वो कांग्रेस में थे तब ठीक थे। आशीष जी, जब रवनीत बिट्टू कांग्रेस में थे तब वो गद्दार नहीं थे, अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो गद्दार कैसे हो गए? जब आपके साथ थे तब वफादार थे, जब आपके साथ थे तब वो गद्दार नहीं थे क्या? आपके वफादार है, हमारे गद्दार है। हम 1000 बार बोलेंगे गद्दार है। विकास जी रुकिए, आपके पास आते हैं। विकास जी रुकिए, आपके पास आते हैं। आशीष जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, सीधे तौर पर जवाब दीजिए। जब रवनीत बिट्टू कांग्रेस में थे तब वो गद्दार नहीं थे क्या? अब गद्दार कैसे हो गए? ताकि उन्होंने पार्टी छोड़ दी, इस बेस पे बोल रहे हैं आप लोग? पीठ में छुरा घोंप कर गए हैं, इसलिए कांग्रेस से गद्दार है। हाँ, कहा जा रहा है कि सिखों के साथ आप लोगों ने पहले से सही नहीं किया है और इस बार फिर से उनको गद्दार बोल दिया। 3 बार सांसद बने, जब उनके पिताजी 2 बार विधायक और मंत्री बने, तो तब भी तो 84 के बाद ही बने, तो तभी नहीं याद नहीं आई, आज अचानक से याद आ गई। आपको तब याद नहीं आया कि वो गद्दार है? चलिए ठीक है, ओके। हम किसी के खिलाफ नहीं है, आप खिलाफ हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस समय किसान, अरे आशीष जी, हम क्यों खिलाफ हैं? ठीक है, बिट्टू तुरंत भाजपा में चले गए। आशीष जी, टीवी 100 या आर्या चतुर्वेदी किसी के खिलाफ नहीं है, जनता के सवाल करती है। ओके डन, ठीक है। आप सवाल का जवाब देंगे नहीं, लेकिन घुमा फिरा के आप एक ही चीज पे आएंगे, टीपी त्यागी जी के पास आते हुए। ठीक है, और उनके पिताजी मंत्री भी रहे, विधायक रहे, सांसद रहे। 84 का दौर याद दिलाया गया ना आशीष जी आपको? अब सिख समाज 84 का युग याद दिला रहा ना आपको? इस सवाल से घबराना नहीं चाहिए आपको। आप आगे सवाल पूछ रही हैं तो सवाल हमारा भी है। हम रवनीत बिट्टू से सवाल ये पूछ रहे हैं, जिस वक्त आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी कहा गया, उस वक्त रवनीत सिंह बिट्टू की आत्मा कहाँ चली गई थी? और आज वो वापस उसी पार्टी पे चले गए जो सरदारों को खालिस्तानी बोल रहे थे। आपकी तरफ से सरदारों के साथ क्या किया गया? ठीक है, आते हैं सर, आते हैं। ये बहुत पुरानी बहस हो जाएगी, पीछे जाएंगे सर तो आप फंसते हुए नजर आएंगे। अगर इस पे डिस्कशन करने बैठ गए ना तो सर आप भी फंसते हुए नजर आएंगे। टीपी त्यागी जी के पास जा रहे हैं हम, ठीक है, ओके डन सर। पीछे जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आएंगे। 84 का सबको दौर याद है, ठीक है, ओके डन सर। टीपी त्यागी जी आप बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है, रुक जाइए ना आशीष जी। टीपी त्यागी जी, अगर मत बनाइए कि हाँ ऐसा हो गया और हम फंस जाएंगे। अरे आपसे सवाल करने में ही दिक्कत होती है आपको, विपक्ष से सवाल कर दो उसमें दिक्कत होती है। ठीक है सर, जवाब ले लें अब।
पीछे बहस का टाइम ऐसे ही चला जाएगा, समय बीत जाएगा। कायर की पोत खुली है तो आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है सर, आपकी मजबूरन आवाज डाउन करनी पड़ेगी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आशीष जी, जिम्मेदारी के साथ ही सवाल कर रही हूँ, सत्ता पक्ष से भी विपक्ष से भी, लेकिन अब फिलहाल हमें त्यागी जी के पास जाना है। त्यागी जी, जिस हिसाब से इस किताब को लाया जा रहा, कोट किया जा रहा, आपको लगता है कि ये इंटरनल इश्यू है, बड़ा सेंसिटिव इश्यू है, और ऐसे में सरकार को कमजोर दिखाना, ये लगता है कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है? पहली बात तो ये कि हम पॉलिटिकल नहीं है, हमारा किसी पार्टी से इतना भी संबंध नहीं है जी। लेकिन आज का जो सिपाही है वो 1947 का कम पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। नहीं, ऐसा क्या सवाल है कि आप मारे गए, आप उनके बारे में बोलना तैयार नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी। आशीष जी, रिस्पेक्ट कर लीजिए, कम से कम रिटायर्ड कर्नल है वो, अपने एक रिटायर्ड सैनिक की तो इज्जत कर लीजिए, रिस्पेक्ट कर लिया। आशीष जी, रिस्पेक्ट कर लीजिए उनके। और वही चीन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद है, उसको सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए कांग्रेस के लोगों को इनको चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं आता, सिर्फ अरे आपको भी कुछ नहीं आता, ये व्हाट्सएप पर पढ़कर नेतागिरी मत कीजिए, सरकारी काम नहीं है आपका, या तो इनकी आवाज आप अपने जनरल के खिलाफ बोल रहे हैं। आशीष जी, थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लीजिए, रिटायर्ड फौजी हैं वो, कैसी बात कर रहे हैं आशीष जी? थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लीजिए, हर किसी के साथ पर्सनल नहीं होते हैं। आशीष जी, सेना की कार्रवाई, सेना के काम को बखूबी समझते हैं त्यागी जी, काम किया है उन्होंने, देश के लिए काम किया है, कम से कम उनको तो सुन लीजिए आप, कम से कम उनको सुन लीजिए सर, समय बहुत कम बचा हुआ है सर। पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई कार्रवाई कार्रवाई क्या थी? कार्रवाई सिर्फ इतनी थी कि उस मोमेंट के ऊपर आर्टिलरी फायर खोले या ना खोले, ये बात थी, जिसके लिए नरवणे साहब ने ग्राउंड बनाया और वो पूछना चाहते थे कि जी मैं आर्टिलरी फायर खोलूं या ना खोलूं, इतनी सी बात थी। अब आर्टिलरी फायर में लाइट आर्टिलरी खोलूं, मीडियम आर्टिलरी खोलूं, हैवी आर्टिलरी खोलूं, ये चीजें प्राइम मिनिस्टर या कोई जनप्रतिनिधि को नहीं पता होता, ये तो फौज को ही पता होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री ये क्या आशीष जी प्लीज, आशीष जी शांति से सुन लीजिए ना। किताब में लिखा है, उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं आप उसकी। आशीष जी, समय का अभाव है, हम आपको भी 30 सेकंड देंगे, समय का अभाव है। आशीष जी टाइम, आशीष जी समय गवा रहे हैं आप। 20 जवान वहाँ मरे, जो प्रधानमंत्री ने कहा। अरे जवाब तो देने दीजिए उनको। तो ये झूठ बोला है, 20 जवानों की हत्या किसने की थी वहाँ पर? सर आप आशीष जी, आप सेना के कार्यों को आप बेहतर से जानते हैं या त्यागी जी बेहतर जानते हैं? नहीं, ये भी बेहतर जानते हैं। तो फिर उनको बोलने दीजिए, तो सुन लीजिए कम से कम उनकी बात को शांति से। सेना कोई गोपनीय विषय नहीं है जिस पर बात नहीं हो सकती, और मैं इनसे कह रहा हूँ, मैं इनसे बेहतर जानता हूँ, और मैं उन लोगों को जानता हूँ जो वर्दी सेना की पहनते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा तो गोपनीय है, सेंसिटिव इशू है कि नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा तो कम से कम सेंसिटिव इशू है या नहीं मानते आप उसको भी? सुरक्षा के नाम पर मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल भी यही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आप चीन के राष्ट्रपति के गले में माला डालकर बैठेंगे, वही तो सुन लीजिए ना एक बार, तो सुन लीजिए ना एक बार। मतलब चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। हमें कह रहे कि प्रधानमंत्री ने अपनी कायरता का परिचय दिया। ठीक है, आप सभी लोगों से माफी चाह रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है और आप लोग सुनने को तैयार नहीं है। आशीष जी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि विपक्ष के से जब भी सवाल किया जाता है पर्सनल होते हैं, भड़कते हैं वो। ऐसे में बिल्कुल भी नहीं आशीष जी, बिल्कुल भी नहीं, आपकी आवाज आने नहीं जा रही है, रुक जाइए। 30 सेकेंड में सिर्फ जवाब लेंगे रोहित जी से हम। रोहित जी, आपको नहीं लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि अब एक किताब की लड़ाई गद्दार तक पे आ गई? इसको थोड़ी देर के लिए, कम से कम 20 मिनट या आधे घंटे में इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए और फिर पार्लियामेंट की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, ये हो अल्लाह के बजाय। क्या इनको ईरान का पार्लियामेंट नजर नहीं आता जहाँ पे पक्ष के और विपक्ष के सारे सर आपको रोकना चाहेंगे। त्यागी जी समय का अभाव है, प्लीज त्यागी जी। सर प्लीज
ठीक है, आपने मुझसे कहा था, मेरी बात तो सुनिए। बोलिए सर, बोलिए सर। ठीक है सर, बोलिए। कि कुल इशू ये था कि आर्टिलरी फायर खोले या न खोले। तो रोहित जी आते हैं आपके पास। नहीं, कोई इशू नहीं है। हमने अरे आशीष जी चुप हो जाइए ना, समय बहुत कम है हमारे पास, सिर्फ उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। आशीष जी ऐसे नहीं चलता है। आशीष जी रुक जाइए, आपको पूरा समय दिया गया, तो बीच में मत इंटरप्ट करिए। नेता राहुल गांधी ने क्या उठाया मुझे मालूम होगा या आपको मालूम होगा? हमने कहा कि प्रधानमंत्री ने कायरता का परिचय दिया, इसमें आप आर्टिलरी खोल रहे हैं बैठकर वहां पर। ये बात पलटने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपनी कायरता का परिचय दिया। ठीक है आशीष जी बहुत बहुत आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस समय का बहुत अभाव है और इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत जारी है। एक तरफ किताब है, दूसरी तरफ गद्दार, ये मिलके पूरे सियासत को गरमाए हुए हैं। अब देखना यह होगा कि जो राहुल गांधी किताब लेकर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस पर क्या जवाब देंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे के बाद बोलने वाले भी हैं, तो देखना होगा। हालांकि आप बने रहिए टीवी 100 के साथ, क्योंकि टीवी 100 पर खबरों का सिलसिला जारी है।